Good morning dear students in today's class we discuss very important topic of history, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ब्रिटिशर्स के भारत आने पर क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़े, कितना ड्रेनेज ऑफ वेल्थ हुआ, किस किस सेक्टर से हुआ, और सबसे बड़ी बात कि इस इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बाद ही हमें समझ में आया कि हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मतलब कि अंग्रेज़ों के आने से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारी इकॉनमी है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा ब्रिटिश रूल का, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स बेसिकली इसको हमने 3 स्टेज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल मीन्स जहाँ पर भी अंग्रेज़ या कोई दूसरी कंट्री, जहाँ पर भी अंग्रेज़ गए या फिर कोई दूसरी कंट्री ने किसी स्टेट पे, किसी कंट्री पे रूल किया है, वहाँ पर अपनी इस्टेब्लिशमेंट की है, वहाँ पर अपनी सेटलमेंट की है, उसको हम कहते हैं कॉलोनियल पार्ट। तो स्टूडेंट्स बेसिकली इसी तरीके से हमने 3 स्टेजेस में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को डिवाइड कर रखा है। नंबर 1 इज़ mercantile phase, second is industrial phase and third one is financial phase। तो स्टूडेंट्स अब जो चीज़ें जो ट्रेड की एक्टिविटी से रिलेटेड है वो हम कहेंगे mercantile phase। अब बेसिकली हुआ क्या, अंग्रेज आए इंडिया में ट्रेड पर्पस से थे। जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे उन्होंने इंडिया में सेटलमेंट शुरू की और सबसे ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने बंगाल को अपने कब्जे में लिया। बंगाल में सबसे ज़्यादा अपनी सेटलमेंट्स की और इवन कि अपने इतने बड़े लेवल पे बंगाल में उन्होंने ट्रेड किया। बंगाल के दीवानी राइट्स, बंगाल में उन्होंने फ्री ड्यूटी राइट्स, सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिए। तो स्टूडेंट्स वहाँ पर से क्या होता है कि ब्रिटिशर्स अपनी ट्रेड मोनोपोली के ऊपर फोकस करते हैं। मोनोपोली मतलब किसी एक ही पर्सन का अधिकार। ब्रिटिश कहते हैं जी अगर इस जगह पर ट्रेड हो रहा है ना तो यहाँ पर सिर्फ हमारा राइट होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ हमारी चीज़ सेल होनी चाहिए और किसी की चीज़ नहीं सेल होगी। तो उस चीज़ के लिए क्या किया अंग्रेज़ों ने, भारत में ट्रेड शुरू किया। सबसे पहले रॉ मटेरियल इंडिया से फ़ॉरेन ले जाना, फिर वहाँ से पैक्ड फिनिश्ड गुड्स जो है इंडिया में सेल करने और इंडियन गुड्स को फ़ॉरेन में सेल करने से रोकना। इंडियन गुड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी आप कह सकते हो ड्यूटी इम्पोज कर देना कि मान लो अगर किसी भी इंडियन ने फ़ॉरेन में अपना कोई यूरोप में कोई अपना सामान बेचना है तो यूरोपियंस को उसके ऊपर बहुत सारा टैक्स पे करना पड़ेगा। जो 100 रुपये की चीज़ है ना उसके ऊपर 500 रुपये टैक्स दो फिर जाके वो चीज़ लो, ठीक है। तो ऐसा करने पर आप समझते हो, आप इस चीज़ को आप समझ चुके हो स्टूडेंट्स की ऐसा करने पर क्या होगा, लोग फ़ॉरेन गुड्स खरीदेंगे ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर टेस्ला गाड़ी है, सबको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, अब वो इंडिया में अगर गाड़ी सेल करना चाहता है, अगर इंडियन गवर्नमेंट टेस्ला के ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स, इतना ज़्यादा आप कहोगे कि ड्यूटी इंक्रीज़ कर दे, ठीक है, तो इंडिया में अगर कोई पर्सन इंपोर्ट कराएगा या इंडिया में वो कंपनी अपनी गाड़ी बेचेगी, वो अपने दाम से, अपने रेट से अगर 4 गुना ज़्यादा सेल होगी, 4 गुना महंगे रेट पे सेल होगी तो लोग उसको खरीदेंगे ही नहीं। अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रेड पर्पस से अंग्रेज़ों ने अपनी मोनोपोली करनी चाहिए। तो हमें ये पता चलता है कि ब्रिटिशर्स जो हैं हमारे देश में ड्रेनेज ऑफ वेल्थ की थ्योरी जो है वो अडॉप्ट कर रहे थे। हमारे देश में से ही हमको ही चूना लगा रहे, मतलब हमारा ही सामान हम ही बेच रहे, हम हमारे देश से रॉ मटेरियल लेके जा रहे हैं, हमारे देश से कॉटन, सिल्क, ये सब कुछ लेके जा रहे हैं, ठीक है, और हम ही को ही वो चीज़ फिनिश्ड गुड करके कॉटन की शर्ट बना के सेल कर दी, सिल्क की शर्ट बना के सेल कर देनी। तो मीन्स वो चीज़ जो है हमें ही सेल कर रहे, तो मतलब हमारा सामान हमको ही चिपका रहे हैं। तो इट मीन्स कि ब्रिटिशर्स की आइडियोलॉजी क्या थी मर्केंटाइल फेज़ में कि ट्रेड मोनोपोली वो कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल फेज़। इंडस्ट्रियल फेज़ मीन्स हमारे देश की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको टोटली तबाह कर दो, टोटली ख़त्म कर दो। जो भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या होता है स्टूडेंट्स, मींस जो भी सामान, जो भी चीज़ें हम देखते हैं हमारे इंडिया में लोग हाथ से बनाते थे, मान लो सिलाई कढ़ाई करके या फिर कोई हाथ से बनाए हुए कोई भी किसी भी प्रकार के कोई स्टैचू XYZ कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो हम कह सकते हैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अंग्रेज़ों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स इंडिया में मशीन प्रोडक्ट सेल करने लग गए, ठीक है। जो मशीन में बने हुए कपड़े हैं, मशीन में तैयार हुई शर्ट, पैंट,
XYZ सब चीज़ें जो मशीनों से मशीन गुड्स इंडिया में सेल करनी शुरू कर दी। अब मशीन गुड्स जो थे वो एज़ कम्पेयर टू हैंडीक्राफ्ट गुड्स बहुत ही ज़्यादा चीप थे, बहुत ही ज़्यादा सस्ते रेट पे लोगों को अवेलेबल थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, कहते जी मशीन गुड्स को और ज़्यादा कम रेट पे इंडिया में सेल करो और अपने ट्रेड की मोनोपोली बना के रखो, ताकि इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो टोटली ख़त्म हो जाए। अब सिंपल सी बात है कि एक जगह आपको 100 रुपये की शर्ट मिल रही है जो मशीन से बनी हुई है, ठीक है, और एक जगह पे हम देखेंगे कि हाथ से बने हुए कपड़े हैं, ठीक है, जो 1000 रुपये के हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि अब कोई पर्सन ने हाथ से बनाई है तो वो चीज़ पर उस पर्सन ने हो सकता है 2 हफ्ते 3 हफ्ते मेहनत करके, ठीक है, वो चीज़ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में तैयार की गई है, ठीक है, अपने हाथ से बनी हुई चीज़ है। मशीन में वो चीज़ 2 घंटे में तैयार हुई पड़ी है। तो फटाफट प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी मशीन गुड्स की, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई, मार्केट में उस चीज़ की सप्लाई बढ़ा दी, वो चीज़ें धड़ल्ले से सस्ते रेट पे बिक रही हैं, जिससे कि क्या इम्पैक्ट पड़ा, हमारी कंट्री का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो टोटली ख़त्म हो गया, जो लोगों का अपना बिजनेस था वो टोटली समाप्त हो गया, जिसके कारण कि क्या इम्पैक्ट पड़ा, बहुत बड़े लेवल पे हमारे देश में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। तो किस कारण हुई, इंडस्ट्रियल फेज़ के कारण, अंग्रेज़ों ने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंडस्ट्री लगानी शुरू की, ठीक है, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल फेज़। इंडिया में बैंक्स ओपन करना, टेलीग्राम सिस्टम ओपन करना, पोस्टल सर्विस ओपन करना, और सबसे बड़ी बात रेलवे डेवलप करना, डेवलपमेंट ऑफ रेलवे, PWD, इन सबको डेवलप करने में ब्रिटिशर्स ने इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे इंडियन रिसोर्सेज का ही यूज़ किया। क्लियर। और सबसे बड़ी बात, इसका जो ज़्यादा बेनिफिट किसको मिलना था, अब इंडिया में बेसिकली आज के डेट में रेलवे, ट्रांसपोर्ट, आपकी रोड्स, पोस्टल सर्विस, हर एक चीज़ का बेनिफिट आज की डेट में तो इंडियंस ही उठा रहे हैं, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि वो एक डेवलपमेंट का जो फेज़ था वो ब्रिटिशर्स हमारे देश में करके गए, लेकिन उन्होंने डेवलपमेंट की क्यों, उन्होंने बैंक्स क्यों बनाए इंडिया में, ठीक है। फर्स्ट जो अवध बैंक था वो क्यों 1881 में बना, ठीक है। फर्स्ट टाइम इंडिया में रेलवे क्यों शुरू हुई, फर्स्ट टाइम टेलीग्राफ सिस्टम या फिर पोस्टल सिस्टम इंडिया में क्यों अंग्रेज़ों ने शुरू किया, इसका सबसे बड़ा कारण ये था, ये अंग्रेज़ सब कुछ अपने बेनिफिट के लिए कर रहे थे, ठीक है, अपनी फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए, अपनी फाइनेंशियल डेवलपमेंट करने के लिए। क्योंकि अगर रॉ मटेरियल इंडिया से फ़ॉरेन भेजना है तो वो बैलगाड़ी में या फिर किसी भी, हम कहेंगे कि ट्रक में या किसी और वाहन में, फ्रॉम किसी भी आप कह सकते हो रिमोट एरिया से कोस्टल एरिया तक पहुंचाने के लिए कितने सारे रिसोर्सेज, कितना सारा वक्त ख़राब होगा। अगर अंग्रेज़ों ने इंडिया में रेलवे डेवलप कर दी, ठीक है, तो मालगाड़ी, सबसे पहले रेलवे में डेवलप क्या होता, अंग्रेज़ों ने वो गुड्स कार्ट्स बनाई थी, मालगाड़ियाँ बनाई थी, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इंडिया से रॉ मटेरियल डायरेक्ट फ़ॉरेन भेज सकें और वो भी जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो गया फाइनेंशियल फेज़। क्लियर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इन सब फेजेस के आने पर, इन सब फेजेस से हमें देखने को मिलता है कि अंग्रेज़ों ने कैसे हमारी कंट्री में अपना इकोनॉमिक इम्पैक्ट बनाया और हमारी कंट्री की इकॉनमी को ख़त्म किया। हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इकॉनमी को उन्होंने डेप्ट इकॉनमी बनाया, हमारी इकॉनमी को ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने डिप्रेशन में लेके गए, ठीक है। तो इट मीन स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो दादा भाई नौरोजी हैं वो ड्रेनेज ऑफ वेल्थ की बात करते हैं। ड्रेनेज क्या होता है, सब कुछ निकल जाना। वेल्थ क्या, हमारे देश का पैसा। तो दादा भाई नौरोजी ने बुक लिखी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867 में, ठीक है। भारत देश की गरीबी और अंग्रेज़ों का आप कह सकते हो कुशासन, ठीक है, अन ब्रिटिश रूल, ठीक है, जो आ रहा है बस लूट लो, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने ये काम किया था। तो ये वाला क्वेश्चन एज इट इज़ PPSC कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। बहुत बार ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश PCS के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और कई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के ऑथर कौन है, दादा भाई नौरोजी। या क्वेश्चन आ जाएगा दादा भाई नौरोजी ने कौन सी बुक लिखी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया,
ये बुक हमें किस चीज़ के बारे में बताती है? ये बुक हमें बताती है ड्रेनेज ऑफ वेल्थ के बारे में, कि जो हमारे देश का जो पैसा है, हमारे देश की जो संपत्ति है, हमारे देश का जो धन था, वो कैसे अंग्रेज उसको ड्रेन कर रहे थे, कैसे अंग्रेज चूस रहे थे और इंग्लैंड भेज रहे थे। ठीक है जी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स एक बहुत बड़े और इकोनॉमिस्ट हुए हैं, राइटर हुए हैं, आर.सी. दत्ता। आर.सी. दत्ता ने बुक लिखी है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 में। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके बारे में बात कर रही है? हमारे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, जो अंग्रेजों के समय पे थी। क्लियर? तो अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में जितनी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन की है, वो इन्होंने इस बुक में सारा कुछ डिटेल में लिखा है कि ब्रिटिशर्स ने कैसे हमारे कंट्री के पीजेंट्स, फार्मर्स से ज़बरदस्ती वो खेती करवाते थे। ठीक है, इंडिगो की खेती करवाते थे ज़बरदस्ती, अपने प्रॉफिट के लिए कमर्शियल गुड्स की खेती करवाते थे। ठीक है, कमर्शियल प्रोडक्ट्स की चीज़ों की प्रोडक्शन करवाते थे कि जो इंटरनेशनल मार्केट में महंगे रेट पे बिके। ज़्यादा से ज़्यादा चाय पत्ती की खेती करो, ज़्यादा से ज़्यादा टबैको की खेती करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो डाई होती है, इंडिगो होती है, ठीक है, उसकी खेती करो ताकि कपड़ों पे डाई रंगी जा सके। ठीक है, अच्छी क्वालिटी की डाई इंटरनेशनल मार्केट में हम महंगे रेट पे बेचें। तो ये सब तरीके थे अंग्रेज़ों के इंडिया में ड्रेनेज ऑफ वेल्थ को लेके। ठीक है, हमारे देश की इकॉनमी को ख़राब करने को लेके। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बेसिक पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, आगे देखें, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स? मतलब कि अंग्रेज़ों ने जो हमसे टैक्स वसूलना, ठीक है, हमसे जो भूमि कर, हमसे जो लैंड टैक्स, हमसे जो भी लैंड में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उस चीज़ को एज अ टैक्स के रूप में हमसे कलेक्ट करना, वो था लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो सबसे पहले जो आया था वो था परमानेंट सेटलमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, परमानेंट सेटलमेंट को किसने इंट्रोड्यूस किया था? आंसर इज लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्वेंट भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पहली बार इंडिया में परमानेंट सेटलमेंट किया। किसका परमानेंट सेटलमेंट? आपको पता होना चाहिए होता क्या है। परमानेंट सेटल मीन्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम को सुधारा। ठीक है, इसमें उसने क्या किया जी? इंट्रोड्यूस इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा। कहाँ कहाँ पर उसने परमानेंट सेटलमेंट किया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। पहले ये पूरा रीजन एक ही हुआ करता था बंगाल के अंडर ही। ठीक है, एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बनारस एंड नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। मतलब कि अंग्रेज कहते कि जो भी किसान उगा रहे हैं खेतों में, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उसका 10/11 हिस्सा जो है वो एज अ लगान, एज अ टैक्स हमको पे करेंगे और 1/11 पोर्शन वो अपने पास रखेंगे। देखो कैसी सिस्टम बना दी अंग्रेजों ने। और ज़मींदारों को कह दिया कि ये कलेक्ट करना आपका काम है। ठीक है, जैसे मान लो सरकार किसी चीज़ का ठेका दे देती है कि ये काम होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो इसकी भरपाई तू करेगा। ठीक है, अगर होगा तो सही है, हमको ला के दो। ठीक है जी, तो किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। देन ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन शॉर प्लान द परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट की प्लानिंग किसने की? ये किसका आइडिया था? इम्प्लीमेंट जब हुआ उस समय देश का गवर्नर जनरल तो ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस। जिस समय इम्प्लीमेंट होता है उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लेकिन ये किस अंग्रेज अफसर का आइडिया था? ये था जॉन शोर का। सो जॉन शोर जो था, सर जॉन शोर, ठीक है, जॉन शोर प्लान द परमानेंट सेटलमेंट, इसका आइडिया था। इसने कहा ये चीज़ इंप्लीमेंट करो। ठीक है, बिकॉज इंडिया में हम देखते हैं एग्रेरियन पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं बनाने के लिए। इंडिया में एग्रीकल्चर ये कहते हैं और तो कुछ है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा जो हम निकाल सकते हैं किसानों से, पीजेंट से, ठीक है, वो कलेक्ट करो। रॉयतवाड़ी सेटलमेंट, स्टूडेंट्स, रॉयतवाड़ी सेटलमेंट भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम का ही पार्ट है। रॉयतवाड़ी सेटलमेंट इट वाज इंट्रोड्यूस इन बॉम्बे, मद्रास इन 1820 बाय थॉमस मुनरो एंड चार्ल्स रीड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज़। एक बार ये SSC CGL में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, सेंट्रल पुलिस एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि रॉयतवाड़ी सेटलमेंट जो है ये किसने इंट्रोड्यूस की थी? आंसर इज थॉमस मुनरो।
ये अंग्रेज अफसर था थॉमस मुनरो, ठीक है, मद्रास का गवर्नर था, ठीक है जी। स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होना, गवर्नर जनरल सबसे बड़ा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। गवर्नर जनरल जो होता था उस टाइम पे आज के जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उसके बराबर की पावर होती थी, ठीक है। जो आज के हमारे देश के फॉर एग्जांपल कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, उनके इक्विवेलेंट जो पावर थी उस समय पे अंग्रेजों के पास जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसके पास हुआ करती थी, ठीक है। मतलब कोई भी बिल ऑर्डर पास करना तो वो, जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इन्होंने किया था क्या, परमानेंट सेटलमेंट। थॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस किया था क्या, रॉयतवाड़ी सेटलमेंट। रॉयतवाड़ी सिस्टम जो था जस्ट साउथ इंडिया में, इसी परमानेंट सेटलमेंट को रॉयतवाड़ी सेटलमेंट कहा गया है, आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। रॉयतवाड़ी सेटलमेंट किसने किया, थॉमस मुनरो ने। थॉमस मुनरो कोई गवर्नर जनरल नहीं था, थॉमस मुनरो जस्ट एक रीजन का ऑफिसर था, आप कह सकते हो रीजनल ऑफिसर, या आप कह सकते हो कि मद्रास का गवर्नर था। जैसे फॉर एग्जांपल हर स्टेट के गवर्नर होते हैं और पूरी कंट्री का जो हेड ऑफ द स्टेट्स होता है प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन होगा, कंट्री का हेड, ठीक है, सिटीजन ऑफ फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। और जो प्राइम मिनिस्टर होगा कौन होगा, ठीक है, वो होगा हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो थॉमस मुनरो जो थे, थॉमस मुनरो रॉयतवाड़ी सेटलमेंट की थी, ठीक है जी। और चार्ल्स रीड ने क्या किया था, ये भी इसने रिकमेंड किया था कि रॉयतवाड़ी सेटलमेंट लागू करनी चाहिए हमें, कहाँ पे, बॉम्बे एंड मद्रास में। क्लियर। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आगे महलवाड़ी सेटलमेंट। महलवाड़ी सेटलमेंट जो पंजाब में अंग्रेजों ने लागू किया था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, उसको महलवाड़ी सेटलमेंट कहते हैं, ठीक है। सो महलवाड़ी सेटलमेंट जो था इट वाज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ जमींदारी सेटलमेंट। जमींदारी सिस्टम को और बढ़िया तरीके से, मतलब अंग्रेज जो थे वो चीज़ों को रिवैम्प करते रहते थे, चीज़ों को जैसे मान लो कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट की उसमें चेंज कर दिया, ठीक है। तो जहाँ पर कि हम देखते हैं कि महलवाड़ी सेटलमेंट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब, सम पार्ट ऑफ गैंजेटिक प्लेन, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, इन जगहों पर महलवाड़ी सेटलमेंट को लागू किया गया, जिसमें कि गवर्नमेंट ने रेवेन्यू फिक्स कर दिया कि आप इतना रेवेन्यू देंगे ही देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अंग्रेज जो थे हमारे देश में ड्रेनेज ऑफ वेल्थ कर रहे थे। कैसे, इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है हमारी कंट्री के ऊपर ब्रिटिश रूल का क्या पड़ रहा था। एक तो उन्होंने हमारी सोसाइटी में जो कह सकते हो आप ट्रेड थे, बिजनेसेस थे, उनको ख़त्म कर दिया, उनको खा गए। दूसरी चीज़ हमारे देश में जो एग्रीकल्चर सिस्टम था, लैंड सिस्टम था, उस चीज़ को भी खा गए, ठीक है। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया था, बहुत बड़े लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बेसिक पॉइंट समझ में आ गए होंगे। टेक योर टाइम, नोट डाउन दीज पॉइंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखिए ग्रोथ ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। तो स्टूडेंट्स जब अंग्रेज हमारे देश में एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे उस टाइम पे अंग्रेज़ों ने सोचा कि हम इंडिया में कुछ एजुकेशन डेवलपमेंट भी करते हैं। बेसिकली स्टार्टिंग फेज़ पे अंग्रेज़ों ने बिल्कुल नहीं सोचा, ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हम इंडिया में किसी भी टाइप की एजुकेशन डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन जब बाद में एक लंबे फेज़ के बाद, एक लंबे समय के बाद जब अंग्रेज़ों ने देखा कि हमने इंडिया में बहुत सारी प्लेसेस पे फैक्ट्री सेटलमेंट्स कर दी हैं, अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन कर दी हैं। अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी में बेसिकली ऊपर के लेवल पे तो अंग्रेज़ थे, ठीक है, ब्रिटिश मर्चेंट थे, बट लोअर लेवल पर इंडियंस को ही काम करना था। जो वहाँ पर क्लर्क होंगे, वर्कर्स होंगे, वो तो इंडियन ही होंगे। तो जिसके लिए कम्युनिकेशन गैप जो है ख़त्म हो सके, उनको इंग्लिश आनी चाहिए। तो अंग्रेज़ों ने ये ऑर्डर जारी कर दिया कि जिसको भी जॉब पे रखना है उसके लिए एक रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, इंग्लिश आनी कंपलसरी है। तो ये सब कुछ स्टार्टिंग के आप कह सकते हो बेसिक अंग्रेज़ों ने कुछ एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए इंडिया में डेवलपमेंट किया था। तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट फेज़। तो स्टूडेंट फर्स्ट फेज़ था 1758 से लेके 1812 के बीच में। इस फर्स्ट फेज़ में अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में मदरसा ओपन किया। मदरसा क्या होता है, जहाँ पर मुस्लिम
की स्टडीज़ कराई जाती है, ठीक है। मुस्लिम्स को लाइक मुस्लिम लॉ सिखाए जाते हैं, उसमें अरेबी सिखाई जाती है, ठीक है। इस्टेब्लिश बाय द वॉरेन हेस्टिंग जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे इंडिया में कलकत्ता में उस टाइम पे मुस्लिम लॉ स्टडीज़ के लिए मदरसे ओपन किए गए थे। तो ये आप कह सकते हो फर्स्ट फेज़ का पार्ट है। कलकत्ता में जो है मदरसा ओपन किया जा रहा है और संस्कृत कॉलेज ओपन किया जा रहा है बाय जॉनथन डंकिन के द्वारा बनारस में, ठीक है जी, 1791 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी। और फोर्ट विलियम ओपन किया गया था बाय लॉर्ड वेल्जली के द्वारा, ताकि इंडिया में सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग दी जा सके अंग्रेज़ों को, इंडिया के लैंग्वेज, इंडिया के कल्चर को वो समझ सकें, ठीक है। तो ये कुछ फर्स्ट फेज़ की डेवलपमेंट थी, इससे ज़्यादा कुछ एजुकेशन डेवलपमेंट को लेके अंग्रेज़ों ने तब कुछ भी नहीं किया था। देन उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं सेकंड फेज़ की। सेकंड फेज़ का टाइम पीरियड था 1813 से लेके 1853 तक, ठीक है। 1813 से 1853 के बीच में सेकंड फेज़ की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश पार्लियामेंट इंक्लूडेड इन 1813 अ चार्टर एक्ट एंड 1 लाख ग्रांट फॉर द एजुकेशन डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली बार अंग्रेज़ों ने जो है इंडिया में एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए वो अपने बजट में से 1 लाख रुपया सालाना, ठीक है, एनुअल बजट में पास कर रहे हैं कि इंडिया में एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा ग्रांट के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस टाइम तक आते आते अंग्रेज़ों ने काफ़ी सारी इंडिया में अपनी सेटलमेंट्स कर ली थी काफ़ी जगहों पे, ठीक है। सो जनरल कमेटी ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन बट इट वाज फेल ड्यू टू ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। कहते जी इंडिया में डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए पैसा तो आया, लेकिन एक जनरल कमेटी बैठाई गई जो पब्लिक इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बेस्ड थी, जिसमें कि ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट आपस में भिड़ गए। ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट इस चीज़ को लेकर आपस में लड़ बैठे, या आपस में आप कह सकते हो इनमें नहीं बनी कि ये एजुकेशन डेवलपमेंट इंडिया में होनी चाहिए। उसके पीछे कारण क्या था? जो ओरिएंटलिस्ट थे ये कहते कि हमें इंडिया में यहाँ की जो लोकल, जो यहाँ का ट्रेडिशन है उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन देनी चाहिए। एंग्लिसिस्ट कहते जी हमें इंडिया में वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एजुकेशन डेवलपमेंट करनी चाहिए। तो जिसके कारण कि उस टाइम पर इनमें आपस में नहीं बनती, ठीक है। सो उस टाइम पे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पूसा में खोला गया, बिहार में है जगह, ठीक है। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एट पूसा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। और इंजीनियरिंग कॉलेज उस टाइम पे रुड़की में खोला गया। तो ये टाइम था लॉर्ड डलहौजी का, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ रखे हैं गवर्नर जनरल्स डिटेल में, ठीक है, पिछली वीडियोस में। आगे देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, थर्ड फेज़ की बात हो रही है 1854 से 1900 के बीच में। 1854 में स्टूडेंट्स चार्ल्स वुड्स नाम का एक अंग्रेज अफसर आता है। चार्ल्स वुड प्रिपेयर अ डिस्पैच ऑफ एजुकेशन सिस्टम। कहता है जी भारत में किस टाइप से एजुकेशन सिस्टम सही बैठेगा। तो इसने रिकमेंड किया, कहता है 6th स्टैंडर्ड से जो है जितने भी स्कूल्स हैं जो बेसिक इंडिया में, ठीक है, चाहे वो रूरल में है चाहे वो अर्बन एरिया में है, 6th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक जो है लोगों को यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाओ। तो स्टूडेंट्स आपको शायद पता हो या ना पता हो, आज भी कई रूरल एरियाज़ में कुछ समय पहले तक इंग्लिश जो है वो 6th क्लास से ही शुरू होती थी, ठीक है। उससे पहले नर्सरी 1st क्लास से इंग्लिश ABCD नहीं शुरू होती थी, तो 6th क्लास से ही ABC स्टार्ट हुआ करती थी। ये अंग्रेज़ों के टाइम से चलता आ रहा था अभी तक, ठीक है। So they spread English education, Western education in the form of English education by the Charles Woods Committee। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में कि चार्ल्स, ये जो वुड्स डिस्पैच कमेटी थी, वुड्स डिस्पैच, ये भारत किस चीज़ के लिए आया था? ये एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन एजुकेशन को इंडिया में लाने के लिए, इंग्लिश एजुकेशन को भारत में लाने के लिए चार्ल्स वुड्स जो है इंडिया आया था, ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद 4th फेज़ की हम बात करें तो चार्ल्स वुड्स के टाइम पे स्कूल लेवल की और कॉलेज लेवल की एजुकेशन डेवलपमेंट हो रही है। और 4th फेज़ में 1901 से लेकर 1920 के बीच में 1901 में स्टूडेंट, उस टाइम पे लॉर्ड कर्जन जब 1904 में 1904 में यूनिवर्सिटी कमीशन अपॉइंट करता है, वो था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने भारत में यूनिवर्सिटी कमीशन अपॉइंट किया, ठीक है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी,
और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सबको उस टाइम पे बनाया गया, प्रमोट किया गया, ठीक है। इस चीज़ के लिए अंग्रेज़ों ने जो है उस टाइम पर यूनिवर्सिटी कमीशन बैठाया था, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये कुछ आप कह सकते हो कि इम्पॉर्टेंट फेजेस थे ग्रोथ ऑफ मॉडर्न एजुकेशन को लेके, ठीक है, कि इंडिया में हमने एजुकेशन डेवलपमेंट क्यों करनी है, किस लिए करनी है, ठीक है, और अंग्रेज़ों ने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इंडिया में एजुकेशन को लेकर किए, तो वो हमने सब डिस्कस किए। तो स्टूडेंट्स अब आप लोगों ने ड्रेनेज ऑफ वेल्थ की थ्योरी को समझा, ठीक है, और किस तरीके से इंडिया में लैंड सेटलमेंट्स हुए उनको समझा, और क्या क्या एजुकेशन डेवलपमेंट हुई थी ये आप लोगों ने समझा, ठीक है। अब आप इन बेसिक पॉइंट्स को रीड करिए, ठीक है, वीडियो को दोबारा देखिए, इसकी PDF फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो नाउ वी वाइंड अप आवर सेशन, थैंक यू।